गुड मॉर्निंग क्लास। हमने अपने पिछले वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व किया, ठीक। और उस चैप्टर को हमने पूरा का पूरा कंप्लीट किया। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इसी यूनिट का दूसरा चैप्टर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दे रहा हूँ। पॉइंट ये है कि लाइट की जो भी प्रोसेस हैं, लाइट जो भी फेनामेना, जो भी प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करती है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। जैसे मैंने मिरर लिया तो मैंने कहा मिरर रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि जितनी 100% लाइट आई, लाइट बीम इंसिडेंट हुई मिरर पे तो सब क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। नहीं, उसमें से कुछ लाइट बीम क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई। लेकिन एब्जॉर्प्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है इन कंपेयर टू रिफ्लेक्शन। इसीलिए मिरर को एज ए रिफ्लेक्टर बोला जाता है, एज ए एब्जॉर्बर नहीं बोला जाता। लेकिन वहीं पे हम ब्लैक बॉडी ले लें तो ब्लैक बॉडी क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कम करेगा, एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा। इसलिए वो एक एब्जॉर्बर है, वो रिफ्लेक्टर नहीं है। तो ऐसे ही जो भी हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं वहाँ पे होंगे तो एक से अधिक प्रोसेस, लेकिन हम वहाँ पे उस प्रोसेस को स्पेसिफाई करेंगे उस नाम से जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। अब हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं अपना चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप फिगर में देखें तो मैंने यहाँ पे दो मीडियम लिया हुआ है, एक लिया हुआ है एयर और दूसरा लिया हुआ है वाटर। तो हमें इन दोनों मीडियम में लाइट के फेनामेना को रिप्रेजेंट करना है, देखना है कि यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है और रिफ्रैक्शन का यहाँ पे क्या बिलोंगनेस है, ठीक है। तो मैंने कंसिडर कर लिया कि जो आपका ये एयर है ये आपका है मीडियम फर्स्ट। इसको मैंने नाम दे दिया कि भाई ये आपका मीडियम फर्स्ट है। और जो मैंने यहाँ वाटर लिया हुआ है इसको मैंने नाम दे दिया, ये है आपका मीडियम सेकंड, ठीक है। अब कहें क्या, प्रोसेस क्या आई, बात क्या आई यहाँ पे। यदि हम बात को देखें तो यहाँ पे बात आई, यहाँ पे जो बात आई है वो बात है ये कि इन्होंने कहा कि कोई लाइट बीम एक मीडियम से चले, ऐसे एक मीडियम से चली, दैट मीन्स एयर से चली, और जब दूसरे मीडियम में पहुंचेगी, वाटर में पहुंच रही है, तो इस लाइट बीम को जाना कैसे चाहिए, जैसे चल रही थी ठीक वैसे ही इसको क्या करना चाहिए था, चलना चाहिए था, या कह सकते हैं आगे बढ़ते रहना चाहिए था। ऐसे इसको आगे बढ़ते रहना चाहिए था। लेकिन ये लाइट बीम आगे नहीं बढ़ रही है, ऐसे नहीं जा रही है। हो क्या रहा है, ये अपने पाथ से डेविएट हो जा रही है। जाना चाहिए था एक्चुअल में इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन रियली देखा जाए तो ये ऐसे जाती नहीं है। दूसरे मीडियम में, पहले मीडियम में जैसे चली है वैसे नहीं चलेगी। यहाँ पे यह अपने पाथ से डेविएट होगी और ये प्रोपेगेट करेगी बाय अनदर पाथ लाइक दैट। ये देखिए ऐसे, ऐसे कहें ये जो प्रोसेस हुआ, द प्रोसेस ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट when it moves from one medium to another medium is called refraction of light। भाई जब कोई प्रकाश किरण एक समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। यह घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। कि यहाँ पे मैंने देखा कि जब लाइट बीम वायु से जल में गई, वाटर में गई, तो क्या हुआ,
जिस रास्ते से वायु में जा रही थी उस रास्ते से क्या हो गई, विचलित हो गई और एक दूसरे रास्ते से जल में चलना शुरू कर दी। कहीं यह घटना ही क्या कहलाएगी, आपकी अपवर्तन की घटना कहलाएगी, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस कहलाएगा। ठीक, डिफाइन क्या किए, व्हेन अ लाइट बीम मूव फ्रॉम अ medium to another medium, then the phenomena of deviation of light from its original path is called refraction of light। कि अपने ओरिजिनल पाथ से जिस तरह से वो जा रही थी वहाँ से जाने के बजाय क्या हो गई, डेविएट हो गई। कहीं यह घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगी। क्लियर। अब ये जो रे आई जो आ रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, आपतित किरण बोलते हैं। और आप देख रहे हो कि एक रे क्या हुई, डेविएट हुई है। ये जो डेविएट हुई है इसको इन्होंने नाम दिया रिफ्रैक्टेड रे। क्या नाम दिया, रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण। इसको नाम दिया क्या भैया, अपवर्तित किरण नाम दिया। ठीक है, एक को इंसिडेंट रे और जो डेविएट हुई, जो डेविएटेड रे मिली उसको इन्होंने कह दिया कि भाई ये क्या है, आपकी अपवर्तित किरण है, रिफ्रैक्टेड रे है। यहाँ पे एक पॉइंट ये भी देखा गया जो बहुत ही अलग है। क्या कहा गया कि कोई लाइट बीम मीडियम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नॉर्मली आए, ऐसे ऐसे आए, इस तरह से, इस तरह से आए तो इसमें डेविएशन नहीं होता है। ये जैसे आई है ऐसे ही क्या हो जाएगी, पार हो जाएगी। ये कंडीशन है, ऐसे जैसे इंसिडेंट हुई ठीक वैसे ये क्या हो गई, क्रॉस आउट भी हो गई। इसमें किसी भी चीज़ का कोई डेविएशन नहीं मिलता है। कहें इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल, या इसी को आप कहोगे हिंदी में अभिलंब। क्या कहेंगे आप, अभिलंब कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। कि वह प्रकाश किरण जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पृष्ठ के अभिलंबवत हो, वह कहलाए, उसमें किसी प्रकार का कोई भी विचलन नहीं होता है, उसे हम कहते हैं अभिलंब। ठीक है, वो सीधे क्या होगी, सीधे पार हो जाएगी। कि किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली रेखा प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे पार हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ठीक है भैया। अब इस कंडीशन में अभी आपने जब रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो वहाँ पे जो भी कैलकुलेशन था एंगल का, कहाँ से किया था, नॉर्मल से। तो यहाँ पर भी हम लोग जो भी एंगल कैलकुलेशन होगा वो नॉर्मल से ही करेंगे। तो यहाँ पे इसको मैंने दिखा दिया, ये आपका नॉर्मल है, इसको मैंने दिखा दिया कैपिटल एन से। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बना उसे बोले इंसिडेंट एंगल। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच जो एंगल बना उसे इन्होंने कह दिया रिफ्रैक्टेड एंगल। इसका मतलब यहाँ पे यदि रिप्रेजेंट किया जाए तो आपका एंगल आई जो है वो है इंसिडेंट एंगल। इसे आप क्या कहते हो भैया, आपतन कोण। ठीक, और यहाँ पे एंगल आर जो है वो है रिफ्रैक्टेड एंगल। क्या कहोगे, रिफ्रैक्टेड एंगल, इसे कहते हैं
अपवर्तन कोण। अब यहाँ पे दो चीज़ें मिली, एक इसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहा जाता है। तो आप इसको भी कह लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रिफ्रैक्टेड एंगल लिखो या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिखो, इंसिडेंट एंगल, या इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखो। और जिस सरफेस पर ये पूरा का पूरा रिफ्रैक्शन प्रोसेस हो रहा है उस स्पेसिफिक सरफेस को बोला गया क्या भैया, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या बोला गया, रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोला गया, अपवर्तक पृष्ठ बोले। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मिली रिफ्रैक्शन के प्रोसेस में। क्या कहा गया, व्हेन अ लाइट बीम मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन द फेनोमेना ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। यह घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यदि कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ के माध्यम के पृष्ठों के अविलंबोत गुजरे या पृष्ठ पर लंबोत आपतित हो तो वह बिना विचलित हुए सीधे पार हो जाती है। इसे अविलंब कहा जाता है। अविलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण, अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। यदि हम फिगर से देखें तो देखिए भाई, आपका जो एंगल आई है, यदि मैंने यहाँ पे नाम ले लिया O और यहाँ पे नाम ले लिया X, यहाँ पे मैंने नाम ले लिया N है, ये मैंने कर दिया N डैश, और ये मैंने लिख दिया R, इसको मैंने नाम दे दिया क्या भैया, इसको मैंने लिख दिया N डैश है, ये आपका R है, और ये मैंने कर दिया S। तो जहाँ देखिए एंगल XON इक्वल होगा एंगल N डैश OS के, सही है ना। एंगल NOX इक्वल्स टू एंगल N डैश OS के। क्यों भैया, ट्रांसवर्सली क्या है, अपोजिट है, जिसे आप क्या कहते हो, शीर्षाभिमुख कोण है। और ऐसा यदि होगा तो यहाँ पे एंगल NOX क्या है, आपका एंगल I है। ये जो एंगल है कि आपकी जो लाइट बीम है कितना डेविएट हुई, तो इसी को हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। तो यहाँ पे ये भी नोट कर लीजिए, जो यहाँ पे डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे एंगल आई हुआ। अब एंगल आई की वैल्यू क्या है, इसी के बराबर है। इसका मतलब एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल डेल प्लस एंगल आर। तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल आर प्लस एंगल डेल, और यहाँ से हम चाहें तो विचलन कोण का मान निकाल सकते हैं एंगल आई माइनस एंगल आर। ये नॉर्मल रिफ्रैक्शन के प्रोसेस में हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई जो आपकी प्रकाश किरण कितनी विचलित हुई है अपने इनिशियल कंडीशन से, तो आप निकाल सकते हो जो रिफ्रैक्टेड एंगल है उसमें से इंसिडेंट एंगल से रिफ्रैक्टेड एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो आ जाएगा वही उसका एंगल ऑफ डेविएशन होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है भैया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे आपने परावर्तन में दो नियम पढ़ा था कि भाई आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। दूसरा आपने पढ़ा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। ये आपने पढ़ा उसमें, किसमें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। ऐसे ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी कुछ लॉज हैं जिसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है, उसके बारे में देखते हैं। क्या क्या लॉज हैं उसको देखिए।
ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बात किया जाए तो पहला लॉ एकदम वैसे ही है जैसे आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा कि भाई इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और आपका नॉर्मल क्या होगा, एक ही प्लेन में लाई करेगा। ठीक बात इसमें भी वही कही गई कि आपका जो इंसिडेंट रे है वहाँ पे रिफ्लेक्टेड था, यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टेड है। कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो यहाँ पे यदि हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ध्यान दीजिएगा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन के नियम के बारे में यदि हम बात करें, इसके बारे में कहें, इसमें जो पहला लॉ है वो आपका कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये आपका नॉर्मल क्या होते हैं, अपवर्तन की प्रक्रिया में एक ही तल में पाए जाते हैं। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। आप ऑब्जर्व भी करो, देखो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं कि सभी जितनी प्रकाश किरणें मैंने यहाँ पे खींची हुई हैं, सभी प्रकाश किरणें क्या हैं, कागज कह रहे हैं आपके व्हाइट बोर्ड के प्लेन में ही है ना। या आप जब पेपर पे इसको ड्रा आउट करोगे तो क्या किसी रे को आप बाहर दिखाओगे, नहीं, सभी क्या है, एक ही प्लेन में रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो आपका नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे तीनों क्या है, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। यही है आपका फर्स्ट लॉ। क्या बोलोगे कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। ठीक, ये तो आपका पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा लॉ कहता है एक वर्णी प्रकाश के लिए, एक वर्णी मतलब एक रंग का प्रकाश, दूसरे रंग की बात नहीं की जा रही है, केवल एक वर्णी प्रकाश के लिए, एक रंग के प्रकाश के लिए यह कहा गया, इसी को मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। तो इन्होंने कहा फॉर अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक वर्णी प्रकाश के लिए, किसके लिए भैया, एक वर्णी प्रकाश के लिए, एक वर्णी प्रकाश के लिए इन्होंने कहा, क्या कहा, आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई है, इसका साइन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस रेशियो विथ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, क्या कहे कि इन द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ मोनोक्रोमेटिक लाइट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन becomes constant। ठीक है, इसी को बोले क्या कि भाई एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या का मतलब साइन ही होता है, ध्यान रखिएगा, ज्या मतलब क्या है, साइन है। साइन का हिंदी में इसको बोलते हैं ज्या, कॉस को कोज्या और टैन को स्पर्शजा बोलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा क्या कि भाई अपवर्तन की प्रक्रिया में एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। वही बात कही गई कि फॉर अ मोनोक्रोमेटिक लाइट द रेशियो ऑफ sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction becomes constant। अब
इसी को स्नेल साहब ने कहा कि जो वैल्यू होती है वो होती क्या है, इसका जो रेशियो है, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आएगी क्या। उन्होंने कहा इट इज इक्वल टू द रिलेटिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। रिलेटिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1n2 और यू कैन से 1μ2। इसीलिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ये जो सेकेंड लॉ है, इसी को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, क्योंकि स्नेल ने भी बताया तो इन्होंने, इसीलिए इसके इस लॉ को स्नेल लॉ भी बोला जाता है। स्नेल्स लॉ भी इसी को कहते हैं। स्नेल साहब ने कहा कि जो वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू आप बोल रहे हैं, इट इज इक्वल टू द रिलेटिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम्स, दैट इज 1n2 और 1μ2। n या म्यू से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ठीक है भैया, ये कंडीशन हमें मिली। तो जो सेकेंड लॉ है वो कहता है कि भाई एक वर्णी प्रकाश है, एक रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसका मान माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है, विच इज इक्वल टू द रिलेटिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम्स। जो आपके मीडियम है उनके रिलेटिव इंडेक्स के क्या होगा, इक्वल होगा। और ध्यान रखिएगा भैया 1n2 इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। दैट मीन्स रिलेटिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। कि भाई जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हम 1n2 कह रहे हैं, रिलेटिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो इसकी वैल्यू आएगी n2 अपॉन n1। कि n2 का n1 के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू आएगा उसी को हम क्या कहेंगे, रिलेटिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, या रिलेटिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो इसको हम 1n2 रिप्रेजेंट करते हैं। जो पीछे है उसको आपको न्यूमरेटर में रखना है, जो आगे लिखा हुआ है उसको आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में रखना है। या यहाँ पे 1n2 है, आप यहाँ पे 1μ2 दिया हो तो 1μ2 कर दोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा μ2 अपॉन μ1 के। ठीक है भैया, ये कंडीशन है। यहाँ पे ये देखा गया कि जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसे अपवर्तनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। तो ये जो अपवर्तनांक है यह और जो प्रकाश आ रहा है उसकी वेलोसिटी, दोनों के बीच जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से है। रिलेशन क्या है कि भाई मीडियम n है और इसमें लाइट आ रही है, उसकी वेलोसिटी v है, तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, और यू कैन से वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इसका मतलब हुआ कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उस मीडियम का, तो वेलोसिटी उस मीडियम में क्या होगी, लाइट की कम होगी, और यदि ये कम है तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें कंडीशन ये भी मिलती है। ठीक है भैया, तो यदि हम फार्मूले को और अच्छे से राइट करना चाहें तो हम राइट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। कैसे, देखिए देखिए क्या लिख सकते हैं इसको हम, अभी जो रिलेशन मिला है उसके अकॉर्डिंग मैं राइट कर रहा हूँ। तो हमें एक जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा कुछ इस टाइप का, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल्स टू 1n2 इज इक्वल्स टू, अभी इसकी वैल्यू हमें क्या मिली, n2 अपान n1। और अभी हम पाए कि भाई यहाँ से रिलेशन निकाला जाए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n1 अपान n2 इज इक्वल्स टू v1 अपान v2 के, ना v1 अपान v2 के नहीं, v2 अपान v1 के, कुछ इस टाइप का।
भाई जब N1/N2 इज इक्वल टू V2/V1 होगा तो N2/N1 क्या हो जाएगा, V1/V2 के। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ V1/V2 के। यहाँ से क्लियर हो रहा है ना कि भाई N2 और V2, N1 V1 दोनों एक दूसरे क्या है, रेसिप्रोकल है भाई, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी की जो लाइट है, लाइट के वेवलेंथ वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है v इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो v1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, एन लैम्डा 1, v2 इज इक्वल्स टू एन लैम्डा 2। यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल जाएगा लैम्डा 1/λ2 के। तो यहाँ से हमें फार्मूला मिल गया sin I/sin r इज इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, आपके क्वेश्चन में जो भी दिया हो, कोई भी 2 वैल्यूज़ दी गई हो या 3 वैल्यूज़ दी गई हो, उनमें से आप कोई भी 2 वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। क्या क्या मिला, sin I/sin r इज इक्वल टू 1n2 रिलेटिव इंडेक्स सापेक्ष अपूर्णांक बराबर है N2/N1 के विच इज इक्वल टू V1/V2 के। वो N2/N1 तो ये V1/V2 विच इज इक्वल टू λ1/λ2 के। हिलियम। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि भाई अपवर्तन की प्रक्रिया में ऐसी कोई भौतिक राशि बताइए जो क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, वेवलेंथ भी लाइट की चेंज हो रही है। ऐसी कोई चीज़ है जो लाइट की कांस्टेंट है, कि लाइट के उस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो वो चीज़ है आपकी क्या, फ्रीक्वेंसी। क्या है भैया, फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी remains constant during the phenomena of refraction। तो आपसे पूछा जाता है कि अपवर्तन की प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि नियत रहती है। तो वहाँ पे प्रकाश का वेग, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति बोलते हैं, प्रकाश की आवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो आप किस पे टिक लगाओगे, प्रकाश की आवृत्ति पर, कि प्रकाश की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है। अब इसके आगे की जो बातें हैं उसके बारे में बात करेंगे हम लोग अपने आने वाले नए वीडियो में। ठीक है। यहाँ तक आप लोग पढ़िए, जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।